बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। दूल्हा दुल्हन कोर्स एडवांस कोर्स का जो पहला चैप्टर था हमारा मसले मसाइल वो खत्म हो चुका है। दूसरा जो चैप्टर है राइट्स का वो फिलहाल अभी हमारा चल रहा है। और राइट्स के अंदर जो है मैं आप लोगों को ऑलरेडी हमारे 2 सबक हो गए राइट्स के भी, जिसके अंदर हमने आपको बताए कि शुरुआत हम वाइफ से करेंगे, बीवी के क्या क्या हुकूक है, बीवी के क्या क्या राइट्स है। और कल हमने आपको बहुत सारी हदीसें बताए थे कि अल्लाह के नबी तकरीबन 7-8 हदीसें मैंने पढ़कर सुनाया था कि कुरान हदीस में बीवी की कितनी फजीलतें हैं, जिसके अंदर ये हदीसें आई हमारे सामने कि एक आदमी एक दीनार जो है, एक दिरहम वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, एक दिरहम जो है वो खैर के कामों में खर्च करता है, और एक दिरहम जो है वो फुलाने कामों में खर्च करता है, और एक दिरहम जो है वो अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है। तो अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा अफजल जो दिरहम है वो है जो इंसान अपने बीवी बच्चों पर खर्च करता है। ये सारे फजाइल हमारे सामने कल आ चुके हैं। अब आज जो है बीवी के हुकूक, उसका ये हमारा आज आखिरी सबक है। फिर कल हम जो है ना यानी टुमारो जो है शोहर के क्या क्या हुकूक है फिर वो रहेंगे। उसके बाद में फिर सास के क्या हुकूक है, फिर सास के बहू पे क्या हुकूक है, क्योंकि अब पूरे राइट्स चलने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं कि कल बीवी की हदीसें आ चुकी है, उसके क्या क्या हुकूक है। अब आज जो है वो सबसे बड़ा मसला नाम यानी उसका खाना पीना, नफका घर का खर्चा, और सुकना रहने का मकान, ये 3 जो राइट्स है बीवी के, ये फंडामेंटल राइट्स है। यानी हस्बैंड के ऊपर ये फर्ज है, ये वाजिब है, ये 3 उसके राइट्स को उसने पूरा करना। अगर वो ये 3 राइट्स को पूरा नहीं कर रहा है तो उसने निकाह नहीं करना चाहिए। निकाह करने से पहले अपने आप को उतना कैपेबल बनाना चाहिए कि मैं अपनी वाइफ के ये 3 जो फंडामेंटल राइट्स है उसको अदा कर सकूं। सबसे पहला जो राइट हमने आपको बताया है वो नान यानी खाना पीना। खाना पीना किसे कहते हैं, कल हमने आपको बताया थे कि जो मर्द खा रहा है वही अपने बीवी को उसने खिलाना चाहिए, वही वो बीवी का हक है, वही वो अपने बीवी को भी खिलाए। ये नहीं है कि शोहर जो है वो बड़े बड़े ढाबों पे जा रहा है, वहां पे पार्टियां उड़ा रहा है, और बीवी बच्चे जो है घर पे दाल रोटी खा रहे हैं। ये गलत बात है। इसी तरह से बाज घरानों के अंदर एक चीज ये भी देखने में आई है कि माशाअल्लाह पैसे वाले घराने, बड़े बड़े घराने, और लोग बंगलों में रहते हैं और लोगों के घरों में कारें हैं, और लोग जो है माशाअल्लाह एकदम अच्छा लाइफ स्टाइल जी रहे हैं। उसके बावजूद भी वो जो लोग हैं उनके घरों के अंदर जो खाना पीना है उसके मामले में इतना ज्यादा बुख्ल है, इतनी ज्यादा कंजूसी है, और जो बहुएं हैं उनके ऊपर इतना ज्यादा जुल्म और सितम है कि मेरे पास में खुद एक मसला ऐसा आया। एक बहन से मैंने पूछा, वो कहने लगी कि मुझे मेरे ससुराल के अंदर बहुत ज्यादा तकलीफ है। मैं बोला भाई क्या तकलीफ है, तुमको वहां पे मारा जाता है, पीटा जाता है, तुम्हारी ससुराल तो हायर एजुकेटेड है, पैसे वाले लोग हैं, उनका बंगला है माशाल्लाह, बेहतरीन गाड़ियां हैं, कारें हैं, और सारे लोगों के अच्छे खासे कारोबार वगैरह सब कुछ सेट है, फिर तकलीफ क्या है तुमको। बोले मुफ्ती साहब मुझे तकलीफ ये है कि हमारे वहां पे खाने पीने का जो सामान आता है उसमें बहुत ज्यादा बुख्ल है। जैसे मिसाल के तौर पे गोश्त आ गया, अब किसी ने 1 किलो गोश्त लाया, 1 किलो गोश्त खाने वाले 10 से 12 लोग हैं। अब पका पकाया हुआ पूरा भगोना मर्दों के सामने रख दिए, पहले मर्द खाते हैं, मर्दों ने पूरे गोटियां खा गए उसमें। अब औरतों के लिए गोश्त बचा ही नहीं उसके अंदर। अब जो घर की बाकी की औरतें बची हुई है वो खाली शोरबा खा रही है। मतलब क्या है इसका कि मेहनत हम करो, सालन हम पकाओ, मसाले हम कूटो, और खाना जो है वो पूरा गोश्त मर्द खाएंगे। और ये एक बार का नहीं, ये डेली का है, बोले रोज का ही है ये। तो खाने में हमारे घर के मर्दों के पास में 1.5 लाख रुपए के आईफोन है, बोले आईफोन, लेकिन घर में गोश्त लाकर देना है तो उसमें इतनी कंजूसी है
अरे भाई 12 लोग जब घर में खाने वाले हैं तो कम से कम 2 किलो 3 किलो चिकन आना चाहिए। वो आधा किलो चिकन भेज के सबके हिस्से में एक एक बोटी आ रही है, औरतों को कुछ भी नहीं मिल रहा उसमें से। ये नहीं होना चाहिए, ये जो है जुल्म है औरतों के ऊपर। बहुत सारी दावतों में भी मैं देखता हूँ, वहां पे भी क्या होता है, पहले मर्दों को खाना खिलाया जाता है, औरतों का शुरू ही नहीं करते। और फिर बाज औकात ऐसा होता है कि औरतों को गोश्त नहीं बचता, उनको ठंडी बिरयानी बच जाती है, खाना बराबर नहीं बचता। ये गलत बात है, इसे डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए यह औरत का हक है, वो बहन ने मुझे बताई। और उसके शोहर और उसके ससुर साहब बैठे हुए थे बाजू में। वो ससुर साहब बोलने लगे, नहीं नहीं हमारे घर में ऐसा नहीं होता है। बोले हमारे को तो अल्लाह ने नवाजा। अरे तुमको नवाजा अल्लाह ने, लेकिन तुम सिर्फ दुनिया को दिखा रहे। तुमको अल्लाह ने जो नवाजा है, कार में बैठकर और जो है घड़ी पहनकर और 1.5 लाख का मोबाइल यूज करके जो अल्लाह ने नवाजा है, खाओ ना उसको। अल्लाह ने जो नवाजा है तो वो दिखावे के लिए नहीं नवाजा है अल्लाह ताला ने तुमको। तो इसके लिए जो खाना पीना है वो औरत का हक है। जो आप खा रहे हो वो उसको खाओ। अब दूसरा एक और मसला मेरे पास में आया था। शोहर जो है माशाल्लाह उसकी अच्छी खासी सैलरी है, और जो उसकी सास थी और ससुर थे वो दोनों भी रिटायर्ड टीचर थे, यानी घर में माशाल्लाह पैसे की किसी किस्म की कमी नहीं थी। लेकिन प्रॉब्लम ये था, बोले मौलाना खाना ही नहीं पकाते थे उनके घर में। मैं बोला खाना नहीं पकाते थे तो फिर क्या करते थे? बोले मेरा शोहर जो है आते आते वो जो बेकरी में पाव मिलती है ना, पाव, कभी वो बेकरी में से पाव लेकर आ रहे हैं, कभी घर में मिसल पाव बना के खा रहे हैं, वही खाना है, वही डिनर है। कभी वड़ा पाव लेके आते बोले बाहर से, वो वड़ा पाव खा रहे। अरे भाई खाना पकाओ ना, प्रॉपर खाना पकाओ घर के अंदर। वो मिसल पाव से और वड़े पाव से पेट थोड़ी भरता है इंसान का। मैं आपको रियलिटी बता रहा हूँ, ये मसले आए हुए हैं हमारे पास। तो खाने पीने में कमी करना, आज अल्लाह ने बहुत नवाजा है, आज किसी किस्म की कमी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कंजूसी का, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है बुख्ल का, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है दिखावे का। एक आपकी दिखावे वाली लाइफ है जिसके अंदर आपके पास में 1.5 लाख का आईफोन है, जिसके पास आपके घर के सामने होंडा सिटी खड़ी हुई है, जिसके अंदर आप 1 करोड़ के बंगले में रहते हैं, मगर खाने पीने में कमी है, बुख्ल है, कंजूसी है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि खाने पीने में शरीयत ने ये कहा है कि जब आप किसी की बहन बेटी से निकाह कर रहे हो तो उसको खाना खिलाना ये आपके ऊपर फर्ज है, ये आपकी जिम्मेदारी है। उसके खाने पीने का अच्छे से ख्याल रखना, उसकी सेहत का ख्याल रखना, उसके हेल्थ का ख्याल रखना। उसको प्रोटीन की जरूरत है तो आपके घर में फल होना चाहिए, फ्रूट होना चाहिए, चॉकलेट्स होना चाहिए, बहुत सारी चीजें जो एनर्जी ड्रिंक वगैरह रहते हो आपके रेफ्रिजरेटर में भरे हुए होना चाहिए। ये सारी चीजें खाने पीने पे खर्चा करो दिल खोल, तो जहनी तौर पे भी आदमी जरा मुतमईन रहता है। दूसरा मसला नान हो गया, खाना पीना हो गया। नफका, नफका कहते हैं खर्चे को। खर्चा क्या है? खर्चा ये है कि घर के अंदर या तो जरूरियात का सामान है, या फिर बहुत सारी जगह पे जरूरियात का सामान मर्द लेकर आते हैं, या फिर जो है दुकानों के ऊपर वो ये आपका हिसाब किताब होता है, तो किराना वाला, सब्जी वाला, दूध वाला वो सब घर पे सामान पहुंचा देते हैं। फिर अब बीवी का खर्चा क्या है? तो बीवी का जो अपना पर्सनल खर्चा है, जैसे उसके मोबाइल का रिचार्ज है, जैसे उसको अपना पर्सनली कुछ खर्च करना है, जैसे उसको अपनी कुछ पर्सनल ऐसी बहुत सारी चीजें औरतों को खरीदनी होती है जो वो औरतों से रिलेटेड होती है। तो मर्द के जिम्मे ये फर्ज है, ये वाजिब है कि वो अपने बीवी को हर महीने उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए एक अमाउंट दे। भाई ये 1000 रुपये मैं आपको हर महीने दे रहा हूं, ये सिर्फ तुम्हारे लिए, इसमें तुम तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज कर दो, इसके अंदर तुम तुम्हारे लिए क्या मंगाना है मंगाओ, तुम्हारा अपना जो खर्चा रहेगा या तुम जमा करके रखो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। ये मंथली 1000 रुपये मेरी तरफ से आपको हदिया है। हदिया बोले तो जिम्मेदारी है आपके ऊपर, 1000 दो, 2000 दो। क्योंकि हमारे जमाने में क्या होता है, जो बीवी होती है, वो जो कहावत मशहूर है ना लोगों की, ये भारत की हमारी जो झोपड़पट्टी वाली मेंटालिटी है, ये झोपड़पट्टी वाली मेंटालिटी है जो लोगों ने ये मशहूर करके रखे। बोले घर की मुर्गी दाल बराबर, ऐसी कहावत मशहूर है। बेवकूफ लोग है वो, जिसने भी ये कहावत लिखा होगा, अगर मुझे पता चल जाए ना तो जूते से झोड़प झोड़प के पूरा जूता तोड़ डालूंगा उसके आंख पे। कि उन्होंने ऐसे ही लोगों ने मर्द और औरतों के बीच में डिस्क्रिमिनेशन पैदा किया कि हमारे यहाँ पे अगर आपकी एक गर्लफ्रेंड है
साला मेरे साथ में मेरे बाजू के डेस्क पे एक लड़का बैठता था, तो मुझे वो बार बार बताता था लैपटॉप के अंदर जो ऑनलाइन रिंग्स मिलते हैं ना, रिंग्स, ऑनलाइन जो रिंग्स मिलते हैं, रिंग बहुत सारी कंपनियों के, उसमें डायमंड होता है, बहुत सारी चीजें होती है। मेरे को बताने लगा, सैयद भाई ये देखो, बोले यार ये रिंग बराबर है क्या? मैं बोला यार इसमें तो डायमंड दिख रहा, लगेगा कितने की है? उतने बोले 27,000 की, 27,000 की है, सस्ती है बोले। मैं बोला आप अपनी अम्मा के लिए खरीद रहे? क्या बात करते? बोले यार मेरे अम्मा की थोड़ी उम्र है, मैं मेरी गर्लफ्रेंड के लिए ले रहा हूँ। बोले अभी अगले महीने में कोई प्रोग्राम में उसको मैं गिफ्ट करना चाहता हूँ। साला गर्लफ्रेंडों को 27,000 के रिंग गिफ्ट कर रहे, उनको घुमाने लेकर जा रहे तो हजारों रुपये वहां पे उड़ा रहे। और ये बीवी है तुम्हारी जिसको पूरे गांव के अंदर तुमने निकाह पढ़ा के लेकर आए हैं, और वो बेचारी मर रही है 500 रुपये के लिए, तो शोहर उसको देने तैयार नहीं है, 1,000 रुपये उसको महीना देने तैयार नहीं है। यहाँ गर्लफ्रेंडों को 27,000 के रिंग दे रहे हैं, अय्याशियों में पैसे उड़ा रहे हैं, उनको डोमिनोज में लेकर जा रहे हैं, उनको बरिस्ता में लेकर जा रहे हैं, कैफे कॉफी डे में बैठ के अय्याशी चल रही है उनके साथ में, उनके ऊपर पैसे उड़ा रहे हैं। और घर में जो जोरू है बेचारी, वो पुराने कपड़ों में, कपड़े फट गए उसके, उसको कपड़े नहीं बराबर से। तो ये मर्द की जिम्मेदारी है कि जो घर का खर्चा है, खर्चे के अलावा जो उसके कपड़े है और जो उसका जो खाना पीना है, ये फर्ज है आपके ऊपर, आपको उसको जो है वो देना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा वो उसको, वो जिम्मेदारी है आपकी। तो नान जो खाना पीना था वो हो गया, और जो उसका खर्चा है वो आपको देना पड़ेगा। और मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये हमारी इंडियन मेंटालिटी है, हम इंडिया में हैं तो ये प्रॉब्लम है। अरब मुल्कों के अंदर, अरब मुल्कों के अंदर तो वहां पे ऐसा है कि लोग अपनी बीवी को बड़ी बड़ी कारें गिफ्ट करते हैं, कार गिफ्ट करते हैं, कार। कार यानी कौन सी कार? मारुति 800 नहीं है, मारुति 800 नहीं है वहां पे। अरब मुल्कों में कैमरी, टोयोटा कंपनी की कैमरी चलती है, इंडिया में नहीं है वो कैमरी। और वहां पे जो है दूसरे ऐसे ब्रांड है आपने सुने भी नहीं होंगे कभी, वैसी कारें गिफ्ट करते हैं अपनी बीवी को, इतना सुकून में, इतना आराम में, इतना चैन में रखते हैं लोग वहां पे। और अपने यहाँ पे बेचारी को जो है कपड़े के लिए पैसे मांग मांग के परेशान, शोहर को मोबाइल का रिचार्ज का बोल बोल के परेशान, उसके मोबाइल का पूरा स्क्रीन फूट गया हुआ है, और ये खाली मार्केट में 1.5 लाख रुपये का मोबाइल लेके घूम रहा है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उसका हक है। नान और नफका यानी उसका खर्चा, घर के खर्चे के अलावा, जो घर का खर्चा है, घर के खर्चे के अलावा आपने हर महीने उसको एक अमाउंट देना चाहिए उसके अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, ये फर्ज है आपके ऊपर। दो चीजें हो गई। तीसरी चीज है सुकना, नान नफका और सुकना। सुकना मतलब जो रहने का मकान है। अब जो रहने का मकान है वो बीवी का हक है, रहने का जो मकान है वो बीवी का हक है, वो आपको आपके बीवी को देना पड़ेगा। अब हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट होता है कि समटाइम्स हम जो है ज्वाइंट फैमिलीज में रहते हैं। अब हमारे साथ हमारे माँ बाप भी है, हमारे साथ हमारे भाई बहन भी है, हमारे साथ हमारे अदर रिलेटिव्स भी है। तो अब इसको हम कैसे एडजस्ट करेंगे कि हम अपनी बीवी को जो सुकना है यानी जो रहने का मकान है वो सेपरेट लेकर, उसको किस तरीके से अब हम रखेंगे, क्योंकि रहने का जो घर है वो उसका हक है। तो अब उसके लिए जो है शरई एतबार से उसका हक ये है, जैसे आप 2 BHK 3 BHK के फ्लैट के अंदर रहते हो, तो एक जो कमरा है, एक कमरा सेपरेट आपने उसको देना, ये उसका हक है। मतलब उसको जो आपने कमरा अलॉट कर दिए, जो दे दिए उसको कमरा, वो देने के बाद में उस कमरे की चाबी उसी औरत के पास में रहेगी, उसकी चाबी उस औरत के पास रहेगी, उसका सामान उस कमरे के अंदर रहेगा, उसके जेवरात उसके पास में रहेंगे, उसका यानी जो कुछ भी है वो उस कमरे में रहेगा, उस रूम में रहेगा, और उसकी चाबी उसके पास में होंगी। अब सास को उसके अंदर इंटरफेयर करने की इजाजत नहीं रहेगी कि सास आ रही है और उसी कमरे में बोल रही है नहीं मैं भी यहीं सोऊंगी, और जो है ससुरा बोल रहा है कि नहीं नहीं मैं भी यहीं पे आराम करूंगा, और दूसरा कोई रिश्तेदार आ रहा है, तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा शरई एतबार से। क्योंकि तुमने जब किसी की, यानी ये शरई एतबार से उसका हक है। अब हमारी इंडियन मेंटालिटी देखिए आप, मैं आपको दो मेरे स्टूडेंट्स के वाकया सुनाता हूँ जो दूल्हा दुल्हन कोर्स के ही। एक मेरे स्टूडेंट का निकाह हो गया, और वो निकाह हुआ उसका सुबह में 11 बजे, और वो मुझे असर के टाइम पे फोन कर रहा है, असर के बाद यानी
मगरिब के वक्त करीब करीब। और वो मेरे से कहने लगा, बोले मुफ्ती साहब फोन मैंने इसलिए किया, मेरा आज सुबह में निकाह हुआ बोले, और अभी हम लोग दुल्हन को लेके हमारे घर पे आ चुके हैं, तो मेरी वालिदा ने, उसने मेरे से ये कहा, बोले देख तेरा निकाह तो हो गया, लेकिन तू अपने बीवी के कमरे में नहीं जा सकता, क्योंकि मैंने जो है गौसे पाक की मन्नत मानी हुई है कि मेरे बेटे की जब भी शादी होंगी तो 1 महीने तक वो अपने बीवी के कमरे में नहीं जाएगा और उसके साथ में नहीं रहेगा। बोले अब मैं क्या करूं? तो मैं बोला वालिदा को बोलना वो कसम खुद के लिए खाने का, कि मेरे बेटे की जब शादी होंगी तो मैं अपने मर्द से 1 महीने तक नहीं मिलूंगी, बोल के वो अपने लिए खा सकती है, बेटे के लिए नहीं खा सकती। ऐसे कस्मों का कोई एतबार नहीं है। अम्मी को बोलना तुम्हारी कसम तुम्हारे पास रखो और तुम अपने मर्द से मिलो मत, बोलना 1 महीने तक। मेरे ऊपर काय को तुम जबरदस्ती का ये लगा रहे, बैरियर लगा रहे हो कि भाई तुम्हारा निकाह हुआ तो तुम 1 महीने तक अपने बीवी से नहीं मिल सकते, बोल के। तो ये पाबंदी ये हमारी इंडियन मेंटालिटी। दूसरी चीज, हमारा दूसरा प्रॉब्लम ऐसा है, एक और स्टूडेंट हमारा, वो स्टूडेंट मुझे सुनाने लगा, वो भी दूल्हा दुल्हन पढ़ता था, उसका निकाह हो गया था। उसकी माँ ने बोली कि तुम्हारा जो दरवाजा है मियाँ बीवी का वो खुला रखने का, और वो चौखट में सर रख के सोती थी उसकी माँ। वो बोलती थी नहीं मैं चौखट में सोऊंगी, दरवाजा खुला ही रखने का। अरे भाई ये जबरदस्ती क्यों है? ये जुल्म है। ये हमारी जो इंडियन मेंटालिटी है, ये जो हमारी इंडियन सोच है, ये जो हमारी इंडियन थिंकिंग है, इसी की वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स हैं इंडिया के अंदर, क्योंकि हम दूसरों को उसका राइट देने को तैयार ही नहीं है। तो इसके लिए ये बीवी का हक है, ये उसका फंडामेंटल राइट्स है कि अगर आपने उसको अपने घर में लेकर आए हैं निकाह पढ़ा के, तो उसको उसका सेपरेट कमरा देना, उसको घर देना जिसमें उसका सामान हो, उसकी चाबी उसी के पास में। और अगर हस्बैंड ने उसको भी मना किया कि तेरे भी रिश्तेदार उस कमरे में ना रहे, तो उसके रिश्तेदारों को भी उसने नहीं रहने देना चाहिए, दोनों ने भी। अब दूसरी तरफ अगर बीवी ये कहती है, बीवी का अगर ये तकाजा है अपने हस्बैंड से कि मैं तुम्हारी जो जॉइंट फैमिली है, यहाँ पे तुम्हारे 2-4 भाई है, यहाँ पे तुम्हारी 2-3 बहनें हैं, और दिन भर तुम्हारे रिश्तेदारों का आना जाना होता है, तो मुझे जो है वो यहाँ पे प्राइवेसी नहीं, इसलिए मुझे इस घर में नहीं रहना है, मुझे कोई और घर लेकर दो, मैं यहाँ पे नहीं रह सकती हूँ। तो उस शोहर के ऊपर फर्ज है, उस शोहर के ऊपर लाजमी है वो अपने बीवी को अलग घर लेकर दे। ये हक है उसका, मैं आपको वही बता रहा हूँ, इस्लामी के एतबार से ये उसका राइट है, ये उसका हक है, वो शोहर को लेकर देना पड़ेगा। वो अपने बीवी को जबरदस्ती ज्वाइंट फैमिली में नहीं रख सकता है कि मेरे 4-5 भाई है उनको रोटियां पका के खिला, मेरी बहनों को भी पका के खिला, मेरे माँ बाप को भी पका के खिला, जब बुढ़े ने बोला उस वक्त में उसको चाय बना के भी दे दिन में से 4-4 बार। तो तुमने बीवी करके लेकर आए या फिर एक आधी नौकरानी लेकर आए अपने घर? और मैंने देखा हूँ ये हमारा मुस्लिम समाज भी जो है ना, हमारे कौम के अंदर भी, एक मस्जिद में मैं इमामत करता था और फजर की नमाज के लिए जब मैं अपने घर से मस्जिद के लिए जाता था, तो एक लड़की जिसकी उम्र होंगी मुश्किल से 16-17 साल भी नहीं होगी, उसको वो घर वालों ने निकाह करा के लेकर आए थे, और वो फजर की अजान से वो घर के अंदर कम से कम 18-20 मेंबर रहते थे। इतना बड़ा थप्पा रहता था वो कपड़ों का, कपड़े जो फजर के टाइम पे नल आता था, वो नल चालू है रोड के ऊपर, और मैं नमाज को जब जा रहा हूँ मैं देखता था वो बेचारी 16-17 साल की गरीब की लड़की को लेकर आए, कपड़े धोते बैठे भी है वो। फजर की नमाज हो गई, हम मस्जिद वार जमात में बैठे, मशवरा हुआ, सारी चीजें हुई, और उसके बाद हम जब घंटा भर के बाद निकल रहे तो भी वो कपड़े धोते हुए बैठे ही रहती। यहाँ तक के दोपहर में 10 बजे तक 11 बजे तक उसकी ड्यूटी वॉच थी कि उसने जो है दोपहर में 11-12 बजे तक पूरे घर वालों के कपड़े धोना फजर के पहले से उठकर, और वो बेचारी कपड़े वगैरह धोने के बाद में फिर दोपहर के अंदर जो है दोपहर हो गई, उसके बाद में घर वालों का खाना बनाना, और फिर खाना वाना बना के उसको थोड़ी सी फुर्सत मिली तो भी वो बेचारी को आराम का वो नहीं था। वो बिरा उनके कारोबार थे, पान पान के दुकान के कारोबार थे, तो वो बेचारी को मैं देखता था घर के सामने ही चबूतरे पे शाम के वक्त में भी शिपियारी फोड़ते बैठे हुए रहती थी। वो ऐसी इतनी बड़ी शिपियारी रहती थी थैला भर के, और बीच में वो सत्तू रहता था उसका सरोता, और फड़क फड़क ऐसा वो फोड़ते बैठे हुए रहती थी। तो मैं दिल में सोचता था अरे अल्लाह, ये बेचारों ने गरीब की बेटी, उसकी उम्र अभी हुई भी नहीं गवर्नमेंट रूल के हिसाब से, उसको 16-17 साल की उम्र में शादी करके लाए, क्या अपनी नौकरानी के तौर पे लेके आए घर में?
यानी तुमने किस लिए लेकर आए उसको, बेचारी को एंटरटेनमेंट किसे कहते हैं मालूम नहीं, उसको इंजॉयमेंट किसे कहते हैं मालूम नहीं, उसको हस्बैंड के साथ में जरा थोड़े से अपने कुछ रोमांटिक पल्स और मोमेंट्स वो बिता सके, मालूम ही नहीं उसको। फजर के पहले से कपड़े धो रही है, दोपहर में खाना बना रही है और शाम हो गई तो शिपियारी फोड़ने में लगी हुई है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। ये हाल है हमारे घरों का। क्यों है ये सब? क्योंकि हमको राइट पता ही नहीं है किसका क्या हक है। उसका राइट है ये, अगर वो अपने शोहर को ये बोले ये जंजाल के अंदर मैं नहीं रह सकती, तेरे भाइयों के कपड़े इतने 5-5 किलो के जींस धोना मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तो उसकी ऊपर फर्ज है कि शोहर उसको अलग घर लेकर रहे। हाँ, शोहर अपने माँ बाप को अपने साथ में रख सकता है और वो बीवी उसको रोक नहीं सकती। वो आगे आने वाला है कि माँ बाप के क्या हुकूक है और बीवी के क्या, दोनों के भी बीच में बैलेंस कैसे लेकर चलना है, वो आगे आने वाला है। तो इसके लिए ये 3 जो राइट्स है और ये जो 3 हुकूक है बीवी के, एक तो नान है यानी खाना पीना, नफका है उसका खर्चा पानी, और तीसरे जो रहने का मकान है, ये फंडामेंटल उसके राइट्स है, ये आपको देना पड़ेंगे। और मैं आपको ये सारी मिसालें दूसरों की दे रहा हूँ, लेकिन मैं आपको पर्सनली भी बता देता हूँ। अभी मैंने जैसा आपको बताया 2 महीने पहले मेरे भी फर्जंद का निकाह हुआ, पिछले ही महीने हुआ। तो आपको पता है हमने क्या किया? हमने निकाह से 2 महीने पहले मैंने मेरे फर्जंद के लिए एक फ्लैट जो है हमने रेंट पे ले लिए। मैंने उनको पहले ही कहा, मैं कहा हम खाली लोगों को बोल बच्चन नहीं देते हैं, बल्कि तुम लोग भी, तुम्हारा भी निकाह होगा, सेपरेट फ्लैट में रहो, सेपरेट। कोई जरूरत नहीं है ज्वाइंट फैमिली में रहने की, तुम अपने सेपरेट। तो हमने उनको सेपरेट मकान खुद हमने जात से, मेरी अहलिया ने, मेरी वाइफ ने मेरे बेटे के पूरे फ्लैट का मैनेजमेंट की। उसके अंदर पानी का मटका लेकर आई नया, और नया जो है उसमें चूल्हा लेकर आई, और नया गैस का कनेक्शन हमने लिए, सारी चीजें मतलब पूरे उनके किचन को भी हमने सेट किए, पूरे घर को सेट किए। और उनको यही कहा भाई तुम्हारी पूरी प्राइवेसी, तुम अपने सेपरेट फ्लैट के अंदर रहो, सुबह में घर पे आने का, दिन भर हमारे साथ में रहने का, दिन भर हमारे साथ में रहो और शाम में तुम अपने घर में चले जाओ। तो माशाल्लाह आज जो है मैं देख रहा हूँ उसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, औलाद भी कंट्रोल में। जो बेचारी बहू अपने घर में आई है वो भी खुश कि मेरे ससुराल वालों ने मेरा कितना ख्याल रखे हैं, बोल के इनको कितना छोटी छोटी चीजों का ख्याल है। क्योंकि तुमने दूसरों की बहन बेटी अपने घर में निकाह करके लेकर आए हैं, तो लाजमी है उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, उसके जो राइट्स है वो अदा करो। तो उसका सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि घरों के अंदर जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स होता है हमारे घरों में, डोमेस्टिक पॉलिटिक्स, षड्यंत्र और जो साजिशें रचे जाती है, जैसे एकता कपूर के सीरियलों में दिखाते हैं कैसे षड्यंत्र और साजिशें हो रही है। तुमने रसोड़े में कौन था वाली सास देखे होंगे ना, ऐसा पैर पटक दी उसने कि बहू ऐसा थर थर कांप रही है उसके सामने वो बुढ़ी के। तो वो टाइप की सास नहीं चाहिए अपने को, वो इस्लाम के एतबार से बिल्कुल गलत। बल्कि इस्लाम में ये है सबके राइट्स दो। तो जब आपने बेटे को पहले ही उसके पूरे राइट्स दे दिए, अब क्या होता है, बेटा माँ बाप के कंट्रोल में होता है, क्योंकि उनको सेपरेट फ्लैट मिल गया, उनको पूरी प्राइवेसी मिल गई, उनको पूरी आजादी, जहां जाना है जाओ, कोई मसला नहीं है हमारी तरफ से। तुमको अगर होटल में जाके खाना खाना है वहां पे भी खा सकते, वीकेंड पे तुमको कहीं घूमने जाना है जा सकते, नो प्रॉब्लम, दिस इज योर लाइफ एंड यू कैन एंजॉय योर लाइफ बाय योर सेल्फ। तो ऐसा अगर आप करोगे तो दोनों के राइट्स और हुकूक उनको मिलेंगे, और सबसे बड़ा फायदा ये होगा आपका घर कयामत तक भी नहीं फूटेगा। हमारे वहां घर क्यों फूटते हैं? पहले हम लेके आते हैं और उनपे ऐसे अत्याचार और जुल्म और सितम जब होते हैं, तो फिर षड्यंत्र और साजिशें जब होती है तो इतनी नफरतें पैदा हो जाती है कि बेटा माँ बाप का घर 2-2 3-3 साल तक नहीं देखता, बाप को देखा तो सलाम नहीं करता थे। ऐसे मसले पैदा होते हैं, इसलिए हर एक के हुकूक अदा करो। अब कल हम इंशाल्लाह ये बताएंगे कि बीवी के जिम्मे शोहर का क्या हक है। अब आज के सबक से रिलेटेड अगर किसी का कुछ क्वेश्चन और सवाल है तो व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करो, इंशाल्लाह हम आपको उसका जवाब देंगे। चलिए, चलिए भाई, किसी का कोई सवाल है? जी,
शाहरुख भाई का सवाल आया है, लिखा है अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब, माशाल्लाह सबक आपकी बात में एग्जाम्पल की बात ही कुछ और है, बहुत जल्दी से बात समझ में आ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। भाई चलो अल्लाह का करम है, तो शाहरुख भाई इस पे अमल भी करो और ये नियत करो कि तुम भी अपने बच्चों के साथ ऐसा ही करोगे। तनवीर भाई ने भी फीडबैक दिया है कि माशाल्लाह सबक उनको भी पसंद आया। ऐसे ही हमारे मौलाना अमीनुद्दीन साहब हैदराबाद वाले, उन्होंने भी लिखा माशाल्लाह अल्लाहुम्मा जिद फजीद, आमीन सुम्मा आमीन मौलाना। बाकी भी जो स्टूडेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं भी रहा तो अपने फीडबैक हमको दिया करो, ताकि हमको कम से कम समझ में आए कि हमने जो आपको समझाया है रसोड़े में कौन था वाली सास का एग्जाम्पल, वो समझ में आया कि नहीं आया बोल। ठीक है, चलो जी, चलिए माशाल्लाह अच्छी बात है। चलिए अब अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो फिर आज का सबक हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। और सबक जो है ना ये बहुत कीमती है, अब यहाँ से ये जितने भी सबक चल रहे हैं एडवांस के आखिरी के, ये बहुत कीमती है। आपको इंशाल्लाह जिंदगी में काम आएंगे ये, आप दुआएं दोगे, ये एक एक सबक 1-1 करोड़ रुपये से ज्यादा कीमती है। इसलिए अल्लाह के वास्ते रोजाना के सबक को ज्वाइन करो, मेरी इतनी ही रिक्वेस्ट और दरखास्त। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।